हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का जो सेट था उसका 5वां सेट आज हम लोग देखेंगे, जो 22/12/2019 को हुई थी परीक्षा। उसका सभी प्रश्नों का आज हम सॉल्व करेंगे। वीडियो हो सकती है लंबी हो, लेकिन वीडियो का जो है एक्स्ट्रा फैक्ट वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए वीडियो लंबी बनेगी तो वीडियो पर बने हुए रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे की बात कि जब बंद परिपथ में धारा प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन होता है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है। दूसरा प्रश्न होगा कि दूसरा प्रश्न हमारा करंट का है, तो इसको छोड़ के चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर है, तो कौन है? पूर्वी तट के समांतर है, याद रखेंगे। और यह जो है विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। अब आगे की बात की जाए तो प्रवाल जीव की शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। प्रवाल जीव की शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल जीव कई रंगों की होती है, जैसे बैगनी, हरा। प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं। अब आगे की बात की जाए तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो याद रखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और आगे की बात कहें तो इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, जो जिनका अगर शासनकाल की बात की जाए तो 1828 से 35 के बीच है। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण हुआ। अब हमारा आगे की बात है तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न हमारा सुमेलित करना है, तो सुमेलित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो याद रखेंगे काबास गुजरात में, काबास गुजरात में। अब अन्य की बात की जाए तो कोरबा जल संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम तेलंगाना में है और तालचार उड़ीसा में है। छठा प्रश्न हमारा थोड़ा सा लंबा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो 6 माह के लिए। आगे का बात किया जाए तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अब अगला बात किया जाए तो मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 7वां, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है और इस प्रभाव को माना जाता है तो अपवर्तन। अपवर्तन याद रखेंगे दोस्तों। अब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब आगे की बात की जाए तो प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवण कहलाता है और प्रकाश यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अब ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती है, ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होगी। ध्रुवण की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, याद रखेंगे। 8वां प्रश्न है उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब?
1976 में। ठीक है, अब आगे की बात किया जाए तो 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है और यह जो है 1976 में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब अगला प्रश्न हमारा होगा, जलैपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जलैपला दर्रा जो है सिक्किम में है, याद रखेंगे। जलैपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में स्थित अन्य दर्रा नाथुला के बारे में जानते ही हैं। दो पर्वतों के बीच के सकड़े मार्ग को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। जैसे बोमिंडला दर्रा, यंगयप्पा दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अब आगे की बात की जाए तो रोहतांग दर्रा, बारालचा दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। 10वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा और माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब आगे की बात की जाए तो लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन गुण के कारण पृथ्वी के आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखेंगे उम्बेटो सुलापासो याद रखेंगे। आगे की बात की जाए तो GDKP के 4 बुनियादी स्तंभ हैं। एक नॉलेज आइटम्स, दूसरा कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, तीसरा कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसर मैट्रिक्स और कास्ट ऑफ लर्निंग। भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा GDKP। अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो याद रखेंगे हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण ध्रुवाशास्त्र हेलिना है। इसे ओडिशा के बालसोर जिले से लॉन्च किया गया। हेलिना सेना और ध्रुव शस्त्र वायुसेना संस्करण तीसरी पीढ़ी एवं टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। नाग को दागों और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा होगा करेंट का है, तो इसको छोड़ के चलेंगे। और फिर 14 का प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अफगान और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान और मराठाओं के बीच लड़ा गया। यह तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को होता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे और इस युद्ध में मराठाओं की हार होती है। अफगानों का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में चलिए, इस युद्ध में मराठाओं का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वासराव ने किया था। और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल के। अगला प्रश्न हम याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो है आप याद रख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई की बात की जाए तो 1465। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्रैबंग गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी। कौन? गोदावरी। अब चलिए, गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। परवर, पूर्णा, मंजीरा, बेनगंगा, बर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियाँ। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? तो शहादत खां को मिला है बुरहान उल मुल्क की उपाधि। बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खां को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। शहादत खां का मूल नाम
मीर मोहम्मद आमीन था। मीर मोहम्मद आमीन याद रखेंगे। शहादत खां अवध में स्वतंत्र राज्य के वर्ष 1722 से 39 तक संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी एक नस्ल जो है गाय की है। निमाड़ी गाय की नस्ल है। निमाड़ी का उद्गम स्थान भारत है। निमाड़ी का मूल स्थान मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत में विधि निर्माण के सर्वोच्च निकाय है। तो विधि निर्माण के सर्वोच्च निकाय, भारत में विधि निर्माण के सर्वोच्च निकाय संसद को याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा 80 और संसद के अभिन्न अंग हैं। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकती है। और संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन, तो याद रखेंगे मिजोरम। मुरलेन मिजोरम। अब दम्फा वन जीव अभ्यारण्य मिजोरम में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। यह उत्तराखंड में है। और नागालैंड में इंटाकी वन जीव अभ्यारण्य है। नागालैंड में इंटाकी वन जीव अभ्यारण्य। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, ये ठीक है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी ठीक है। और जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी ठीक है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तब वह प्रथमतम मत दे सकते हैं, यह गलत है। चलिए अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 याद रखेंगे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। बलराम जाखड़ लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष बने। बलराम जाखड़ दलित अध्यक्ष बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया है? तो याद रखेंगे 25 जनवरी को। 25 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी। चलिए अगला प्रश्न हमारा करंट का है, तो याद रखेंगे कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? सुमन कुमारी को याद रखेंगे। और फिर सीबीआई द्वारा, अगला प्रश्न हमारा करंट का है। अगला प्रश्न हमारा कि सीबीआई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो याद रखेंगे शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी, ठीक है। और के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो याद रखेंगे आप के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल के पद पर थे, ठीक। अब अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है और वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी के सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। अब ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। 1 ओम बराबर याद रखना है दोस्तों। तो 1 ओम बराबर जो होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 ओम के नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों के अंतर के समानुपाती होता है, अर्थात V वायरेज आई, V बराबर IR। ग्रुप डी में तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा होगा कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसके पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं।
धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिनों तक रोक सकता है। और आगे की बात किया जाए तो धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा 28वां कि निम्नलिखित में कौन से इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो याद रखें के सिवान थे उस टाइम में। चलिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए तो एस सोमनाथन है और चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना, जबकि चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा बढ़ाया जा सके। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 GSLV M के तृतीय के अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अब गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च गांधी इरविन समझौता जो होती है 5 मार्च 1931 को होती है। इस समझौते के तहत गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब आगे की बात किया जाए तो गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न हमारा कि मानव शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो याद रखेंगे फुसफुस धमनी। और मानव शरीर में अगर धमनी की बात की जाए तो शुद्ध रक्त लेकर के जाएगी। कौन सी रक्त? शुद्ध रक्त। और अपवाद में अगर बात की जाए तो फुसफुस धमनी याद रखेंगे, रक्त ले जाती है। आगे की बात की जाए तो शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त, जबकि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त जाएगा। ठीक है। मानव हृदय 4 प्रकोष्ठ में बना होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंद, बायां अलिंद व हृदय के पिछले भाग में दायां निलय और बायां निलय होता है। अब चलिए अगला, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख जो है आप लोग याद रखेंगे 10वीं अनुसूची में। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा जाता है? 1985 में। अब आगे की बात की जाए तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 और 93 में जोड़ा जाता है। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अब अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बांस को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? तो बांस को सीधे ठोस में संघनन की प्रक्रिया के द्वारा निम्न तापमान की अवस्था में बांस सीधा ठोस में बदल जाता है। अब द्रव का ठोस में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। ठोस का सीधे बाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलिए, संघनन गुण के कारण ही सूर्य की उष्मा द्वारा अवशोषित भूजल बाष्प के रूप में उठता है। तो संघनन के कारण वर्षा होती है। भाप की गुप्त उष्मा द्रव से अधिक होने के कारण भाप से जलन ज्यादा महसूस होती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहते हैं। आहार नाल के सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहा जाता है। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल का सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जिगर है। यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। अब ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो याद रखेंगे सहसंयोजी बंध द्वारा। और ग्रेफाइट के कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट की संरचना षटफलकीय है। आगे की प्रश्न की बात की जाए, ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक के रूप में मनोहर पर्रिकर के पश्चात किससे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद सावंत। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः बदलता है। तो याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को
प्रकाश ऊर्जा में। जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत याद रखेंगे दोस्तों, ईरान में है। जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है जाग्रोस। हरमन पर्वत सीरिया में, और जाग्रोस पर्वत मुख्यतः ईरान में है, परंतु इसका विस्तार इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की की सीमा तक है। जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जार्दकू है। जाग्रोस पर्वत का कार्बोनिफेरस युग का चट्टान है। अब अगला प्रश्न गणित का है। तो गणित का प्रश्न आप लोग जो है मीटर प्रति सेकंड में क्या है। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है। तो ट्रेन की गति आप निकाल सकते हैं दूरी बटे चाल से। दूरी बटे चाल हमारा दूरी कितना है, 250 है, सॉरी दूरी बटा समय कितना है, और 12 सेकेंड, और घंटे में पूछा है तो किलोमीटर की बटा घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, काट देंगे। 6 से 6 दूना 12, 6 18, 5 से 25, 0, तो हो गया आपका कितना 25 और 3 25 दिया। 1 मिनट, चलिए अब 2 से काट दिया जाए तो 50 को 25 आ जाता है, तो 25 दिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की बात की जा रही है। अब अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए थे। तो ठगी प्रथा को जो है विलियम बेटिंग, इनका शासन अवधि हम अभी जस्ट बताए थे 28 से 35, याद रखेंगे 1928 से 35। विलियम बेटिंग 1830 में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त करते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे। ठीक है, अब बात की जाए तो विलियम बेटिंग ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 में बेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, और इसी के समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था, और लॉर्ड रिपन के समय में ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में होती है। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति लेके आते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत। चलिए मिलान करते हैं, मिलान करना है। हमारा प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से नए राज्यपाल को सम्मिलित कीजिए। तो याद रखेंगे दोस्तों कि आप आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के और भगत सिंह कोश्यारी केरल के बने। चलिए आगे की बात की जाए तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बिहार में, याद रखेंगे उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में। यह बिहार में पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में है। अब बात की जाए कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में। अब राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है। तो आप याद रख सकते हैं 14 दिनों के लिए। और धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में मिलता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। और धन विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष ही धन विधेयक सिद्ध करता है। और धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। 2018 का करंट है, इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा के परिकल्पना एवं अंग्रेज JS ले कपूर ने 1891 में किया था। इस खेल की शुरुआत 1923 में राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। यह प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है। 2022 राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 44वां प्रश्न होगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो याद रखेंगे भारतनाट्यम जो है आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश से कथकली है, मोहिनीअट्टम है, कुडियाट्टम है, केरल से संबंधित है। और भारतनाट्यम जो है आपका आंध्र प्रदेश से है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो फूल का प्रजनन अंग जो है बाह्य दलपुंज नहीं है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और प्राकोष है। ठीक है, और बाह्य दलपुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है। यह प्राय हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अन्य वर्तिका और वर्तिकाग्र मादा जनन अंग के भाग होते हैं। प्राकोष के प्राकन विभिन्न माध्यमों द्वारा संचारित होते हैं। पुमंग नर जनन अंग है, जबकि
ज्यांग मादा जननांग है। निम्नलिखित में किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो याद रखेंगे प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारिका को, नानाजी देशमुख को किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह जो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार में 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत रत्न पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इस पुस्तक के अंतर्गत दिया जाने वाला मेडल तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य है, जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। अगला प्रश्न है कि पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो ट्विटर के द्वारा पावर ऑफ 18। अगला प्रश्न होगा भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो उत्तराखंड याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? तो USA की स्थानीय पवन चिनूक हो जाएगी। कौन हो जाएगी? चिनूक। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं और फोन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की गर्म वायु है। हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। हरमट्टन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो याद रखेंगे कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर। उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के आंध्र प्रदेश में स्थित है। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश को लंबित करता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो यह जो है याद रखेंगे भितरकनिका और इसको देख ले तो ये दोनों भिन्न है। पिच्चावरम, भितरकनिका और पिच्चावरम उड़ीसा में है। भितरकनिका जो है भितरकनिका मैंग्रोव स्थल उड़ीसा में है और पिच्चावरम तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। इस प्रकार के वनस्पति की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात की जाए तो कुंडापुर मैंग्रोव स्थल कर्नाटक में स्थित है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। मैंग्रोव वन के प्रमुख वृक्ष तार, कैसूरीना, नारियल व एंगोरा इत्यादि। भितरकनिका मगरमच्छ हेतु प्रसिद्ध है। भितरकनिका। उसके बाद प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। अब एक प्रश्न याद रखेंगे कि नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। और अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अब देखा जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। हम 24वें बता दे रहे हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो सांड या बैल था। दूसरा अजितनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी थे। और 23वां तीर्थंकर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे पार्थिवनाथ याद रखेंगे, प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न के प्रश्नों को छोड़ के चलेंगे लेकिन उनसे जुड़ी हुई एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर देखेंगे। जैसे 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई किंतु 394 ईस्वी में रोमन सम्राट द्वारा इसे बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस यूनान के शहर में एथेंस में हुआ। प्रत्येक 4 वर्षों पर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ। अब अगला प्रश्न कहता है कि जैन के जो है
तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीर्थकर जो है संभवनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अजितनाथ दूसरे, ऋषभदेव प्रथम और सुमितनाथ पांचवें थे। चलिए अगला प्रश्न याद रखेंगे। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो संसद में 1968 में दोस्तों याद रखेंगे कि प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। अब आगे की बात की जाए तो पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद के.एम. हानुमथैया अध्यक्ष ने लोकपाल राज्यों में लोकायुक्त का गठन अनुशंसा की और सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। हो सकता है दोस्तों कि आपको यह PDF में जो है स्पष्ट न दिखे, तो देखेंगे, जूम करके देख लेंगे। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त हुए। अगला प्रश्न याद रखेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा वो माफ कीजिएगा उसके लिए। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीवल्लीपुरम पुल्लाको को भौगोलिक संकेत की GI टैग का दर्जा मिला है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु। आगे की बात की जाए तो 59वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सम्मिलित है? तो नहीं है, तो सम्मिलित जो है उसको याद रखेंगे। तो सम्मिलित के लिए आप बी ऑप्शन 2 और 4 का नहीं है, तो 2 और 4 छोड़ दीजिए। और एलिस मेंटेनेंस के टेनिस से, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से संबंधित है। चलिए याद रखेंगे कि एलिस मेंटेनेंस टेनिस से, दिविज शरण टेनिस से, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से, सिमोन हालेप टेनिस से। अब कहता है निम्न में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सभी आदमी जानते ही हैं, और यह जो घटना 1919 में होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में होता है। अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने गोली चलवा दी, और जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे जाते हैं। और हंसराज नामक एक भारतीय ने इस कुकृत्य में डायर को सहयोग किया था और इस हत्याकांड की जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हो गया। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 का समर्थन करके गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम का एकता अवसर माना। अगला प्रश्न है कि सक्करखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखेंगे कि सक्करखेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी। इसी युद्ध में निजाम विजय हुआ। निजाम का मूल नाम चिनक्लीज खां था। हिट रिफ्रेशर पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेशर पुस्तक के लेखक याद रखेंगे दोस्तों कि हिट रिफ्रेशर पुस्तक के लेखक सत्य नडेला। अब सत्य नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। आई डू व्हाइट आई डू रघुराम राजन लिखते हैं। द ब्लूम अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड और इंडियाज टर्न अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद सुब्रमण्यम के कृति है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 23 में याद रखेंगे। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अगला प्रश्न है वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है। अनुच्छेद 24 बालकों को कारखानों में नियोजित किए जाने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने पर अवैध, याद रखेंगे अबाध नहीं अवैध, और प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंधन का अधिकार। 25 से 28 तक के जो है धर्म के बारे में ही वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है
कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखेंगे कि वह मोरक्को से था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसने रेहला लिखा था, रेहला नामक पुस्तक। और मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पर पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य में एक दार्शनिक संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब आगे की बात की जाए तो सुल्तान किसी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली को काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों में के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो याद रखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। जेबी के राव समिति ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधी। एल एन सिंघवी समिति लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज को सशक्तिकरण। अब भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई। और अगला आगे की बात की जाए तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। आगे निम्नलिखित में से किसको इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? किसने इंडियन ओपिनियन? तो महात्मा गांधी। याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुखलाल नाजर थे और 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। इन द आउटर कोर्ट इन एनी बेसेंट की रचना सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक अपूर्ण आत्मकथा एन इंडियन पिलीग्रिम में लिखा है। पिलीग्रिम में। अगला प्रश्न है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में। याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है संपूर्ण करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका Al2O3 और 8 + 6 HCl AQ एरो 2 AlC3 AQ + 3 H2OL है। चलिए अगला प्रश्न है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। दोस्तों हम गणित के प्रश्नों को छोड़ते हुए चलेंगे ताकि वीडियो लंबी न बने, और जिन्हें गणित के प्रश्नों का सॉल्व चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम उनको सॉल्व भी प्रोवाइड करेंगे। विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित और गैर लाभकारी संस्था है। WEF का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। DC का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। हमारा आज का 75वां प्रश्न होगा कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुए थे। तो याद रखेंगे गोरखा के मध्य सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य होता है। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेडसॉ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो याद रखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री को। बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार। मुफ्ती मोहम्मद जैसी जम्मू कश्मीर के राज्य के मुख्यमंत्री थे और मुफ्ती मोहम्मद सैयद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे। महबूबा मुफ्ती उनकी पुत्री है। अगला प्रश्न गणित का है तो उसे छोड़ के चलेंगे। अगला प्रश्न 78 का निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका जनन तंत्र का हिस्सा, जबकि अंडाशय गर्भाशय फिलिपिन नलिका मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। निषेचन की क्रिया फिलिपिन नलिका में ही संपन्न होती है।
अब अगला प्रश्न हमारा, अब याद रखें कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे कि यह जो है बॉडी बिल्डिंग से। अब आगे की प्रश्न देखा जाए तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है और दीपक मिश्रा और टी.एस. ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला प्रश्न की बात की जाए तो मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखेंगे पीयूसी ग्रंथि। चलिए, मानव शरीर के पीयूसी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। पीयूसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूसी ग्रंथि को एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि में मौजूद अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन यौन आचरण को प्रेरित करते हैं। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन, यह जो है अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, यह एस्ट्रोजन के सहयोग पर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। और रिलैक्सिन, गर्भावस्था में यह अंडाशय के गर्भाशय पर अपरा में उपस्थित रहता है और यह हार्मोन प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय या ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर याद रखेंगे। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो भू ऊष्मीय ऊर्जा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन। सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। अब विश्व का सबसे पुराना गीजर USA येलोस्टोन पार्क में स्थित है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से शार्क संबंधित है। शार्क, याद रखेंगे कि शार्क मीन वर्ग से संबंधित है। स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। सिल्वर मछली एक्सिनोपेट्रियोलॉजी गल वर्ग का जीव है और वेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे, सुमेलन वाला देख लेते हैं कि आपका जो है कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। श्रावती परियोजना श्रावती नदी पर कर्नाटक में है। अब बाली मेला परियोजना ओडिशा में स्थित है और सबरीगिरी परियोजना गुजरात का में यह जो है सबरीगिरी केरल में है। चलिए, याद रखेंगे। आगे चले। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? तो याद रखेंगे रूस। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने और नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो सर्बिया के, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति में पदावनत किया गया? तो याद रखेंगे 2006 में। बात की जाए तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन देश में हुआ था। तो यहाँ जो है कश्मीर में हुआ था और कश्मीर के कुंडल वन में। और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अब अगला बात की जाए तो दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन काला अशोक के समय में वैशाली में होता है। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय में
पाटलिपुत्र में हुई और चौथी बौद्ध समिति का अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो याद रखेंगे SO2। 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने वायुमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में बताते हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने या घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस CO2 जलवाष्प N2O है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्ताना कर लिया है? तो काजाकिस्तान। अब कुछ का चेंज है नाम, तो याद रखेंगे, जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। आगे याद रखेंगे कि काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो है भीम बांध। बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो है बिरियातान। एक जैन मंदिर का एक संग्रहालय है, तो है। आगे का प्रश्न देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो वाड है, बरौनी है, कहलगांव है, औरैया नहीं है। ठीक है, औरैया उत्तर प्रदेश में है, शेष सभी बिहार में थर्मल पावर प्लांट है। बरौनी बेगूसराय में, जबकि कहलगांव भागलपुर जिले में स्थित है। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो यह जो है 4 से 5 बिलियन वर्ष। याद रखेंगे पृथ्वी की आयु 4.6 वर्ष है। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, और यह सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी पर 29% स्थल तथा 71% जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जॉन हर्सले के अनुसार पृथ्वी की आकृति जियोड है, जिन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का बताया। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखेंगे हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक आप 2.42 याद रख सकते हैं। हीरा कार्बन का अपरूप है और हीरा का पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक गुणांक 2.417 होता है। उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ही चमकीला एवं कीमती आभूषणों तथा जेवरों को बनाने के काम आता है। ठीक है, और आगे का प्रश्न की बात की जाए। अब अगला, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो आप याद रखेंगे वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। चलिए देखते हैं, किसी देश के भुगतान और किसी भी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदे का उल्लेख होता है। भुगतान संतुलन खाता 2 प्रकार के होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों का उल्लेख है। पूंजी खाता में पूंजीगत और भूमिगत एवं प्राप्तियों का लेन देन होता है। आगे की बात की जाए तो करंट का प्रश्न है, और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि करंट का ही प्रश्न है। तो वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है तो देख लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 में होता है, और यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति तथा सद्भावना को प्रोत्साहित करता है। तो वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाया कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।